हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में जानने की कोशिश की। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम समझ के लेने वाले हैं अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें किसके बारे में बात करनी है? अभी हमें बात करनी है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ना जो ये गैमेटोजेनेसिस होता है, जेनेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू सिंथेसाइज, मतलब कुछ बनाना। एंड गैमेटो का मतलब यहाँ पे रहेगा गैमेट्स। ठीक है, सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, what it is the process of formation, or instead of formation we can say synthesizing gametes. ठीक है, synthesizing or synthesizing gametes. Now what is the gamete? gamete ये haploid सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है। गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? वाया मियोसिस। कौन सी प्रोसीजर होती है सेल डिवीजन की? मियोसिस, राइट। अब गैमेटोजेनेसिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस होगा उसके लिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टीज। ओके, टेस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब gametogenesis in male takes place inside the testes, whereas gametogenesis in the female takes place inside the ovary. Okay, now जब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस डिवाइड किया जा सकता है टू टाइप में। एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब सिंपल है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और सिंथेसाइजिंग द स्पर्म। सिंथेसिस ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द स्पर्म? स्पर्म इज द मेल गैमेट। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ये कहाँ होगा? साइट क्या रहेगी इसकी? टेस्टीज। ठीक है, नाउ व्हाट वी मीन बाय oogenesis देन? oogenesis का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग और मैचुरेशन ऑफ द एग, और वी कैन से ओवा और ओवम। ये कहाँ होगा? इन दी ओवरी। कहाँ होगा? ओवरी में, राइट? अंडरस्टूड। तो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये तो देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिस की। जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसमें हमें तीन कंसेप्ट समझने होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इटसेल्फ, सेकंड स्पर्मियोजेनेसिस और थर्ड होता है स्पर्मिएशन। ठीक है, तीन प्रोसेसेस इसमें हमें दिखाई देती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज द गोनाड, दैट इज द टेस्टिस, उसके अंदर होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, दैट इज द मेल गैमेट। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग और फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस देन? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब मैच्योर हो रहे हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। और मैचुरेशन के बाद जब स्पर्म्स टेस्टिस से बाहर निकलते हैं, रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, इट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस, तो तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे हम उसे? स्पर्मिएशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है और ये होता कब है? ये होता है प्यूबर्टी के दौरान। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। बाय बर्थ ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होता। अप टू द एज ऑफ 10-11 मेल्स में क्या होना है? आफ्टर द एज ऑफ 10 and 11 ईयर ओल्ड उसमें उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दैट इज प्यूबर्टी अराइज होती है, प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है। एंड एवरेज हम कह सकते हैं 12 से 13 साल में प्यूबर्टी आ जाती है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द सर्टन थिंग्स। देखो, अब क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है ऑन दी हॉर्मोन्स,
है ना, हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रोल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि GnRH, LH, FSH एंड एंड्रोजन। इनके बारे में हम समझ के लेंगे। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी अराइज होती है ना, तो प्यूबर्टी अराइज होने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो दो हार्मोन सीक्रेट करे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से दो हार्मोन को सीक्रेट करती है, वो सीक्रेट करती है LH एंड FSH को। किसे सीक्रेट करेगी वो, LH एंड FSH को। LH क्या होता है, LH इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH क्या होता है, FSH होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये कॉमन हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इस वजह से मेल में भी हमें LH एंड FSH दिखता है, फीमेल में भी हमें LH एंड FSH दिखता है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब होगा क्या, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये आगे जाके अफेक्ट करेंगे टू द सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल रिस्पेक्टिवली। अब इसको समझने से पहले हम प्रोसीजर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस समझ के लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या और कैसे होता है। तो वी ऑल नो दैट कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो उसमें से अब हम एक टेस्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। नाउ वन टेस्टिस इज हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स, राइट, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके लाइनिंग में, मतलब इस ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, जर्मिनल इपिथेलियल सेल। अब ये जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, इनकी प्लॉइडी होती है 2n, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे इनमें, 46, ठीक है। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी अराइज होनी होती है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है और प्यूबर्टी आने वाली है, तब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या कहते हैं हम उसे, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, सिंगुलर में हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या कहते हैं, पहले माइटोटिक डिवीजन करते हैं, मतलब पहले माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस के चलते अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर लेंगे। माइटोटिक डिवीजन हो जाने के बाद पीरियोडिकली, मतलब कुछ कुछ सेल उसमें के, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, वो मियोसिस में जाएंगे, किस में जाएंगे, मियोसिस में। सो जब मियोसिस 1 हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल जनरेट हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट्स। इसके बाद क्या होता है, ये बचे हुए, मतलब ये बने हुए 2 हैप्लॉइड सेल मियोसिस 2 में जाएंगे और मियोसिस 2 के एंड में हमें 4 सेल्स मिलेंगे या 4 स्पर्म्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गई पूरी प्रोसीजर किसकी, ये पूरी प्रोसीजर हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की, मतलब यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, अब ये स्पर्म मैचुरेशन के लिए जाता है, इसमें मैचुरेशन होना स्टार्ट होता है और जैसे ही इसका मैचुरेशन हो जाएगा वो इम्बेडेड हो जाता है इंटर सर्टोली सेल, ठीक है। किस में इम्बेडेड होता है वो, सर्टोली सेल में। और सर्टोली सेल में इम्बेडेड हो जाने के बाद, मतलब उसका मैचुरेशन हो जाने के बाद वो रिलीज होता है फ्रॉम दिस टेस्टिस और उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे हम उसे, स्पर्मिएशन। नाउ
जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ पे हो रहा है, टेस्टीज में, स्पेसिफिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है दैट इज द मैचुरेशन, इसमें ग्लैंड्स का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो स्पर्म्स को हेल्दी बनाते हैं या कैपेबल बनाते हैं टू फर्टिलाइज द एग। एंड स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द डक्ट। अब हार्मोन्स का रोल देखते क्या क्या होता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ने तो LH एंड FSH सिक्रीट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर लिया, एक्टिवेट कर दिया। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होकर LH सिक्रीट करती है तो वो LH अफेक्ट करता है लेडिक सेल को, और लेडिक सेल अफेक्ट करेगी एंड्रोजन को। एंड्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। मैंने जैसे आपको बोला कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल है वो माइटोसिस करना स्टार्ट करते फिर मियोसिस कर देते, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, लेडिक सेल सिक्रीट कर रहा है। और लेडिक सेल एंड्रोजन कब सिक्रीट करता है, जब उसे LH का सिग्नल मिलता है तब। जब FSH आता है तो FSH सर्टोली सेल, नरिशिंग सेल को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट कर देगा और वो ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड एंड्रोजन ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बियर्ड एंड मुस्टैचेस आ जाते हैं मेल्स को आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद थोड़े थोड़े समय से उनको दिखने लगता है कि थोड़ी थोड़ी मूंछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है, तो ये क्या होती है, किस वजह से होता है, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हाइपर एंड्रोनिज्म जो होता है इसमें फीमेल के अंदर क्या होता है, बियर्ड एंड मुस्टैचेस आना, मतलब डेंस हेयर्स ऑन दी अपर लिप्स एंड दिस चीन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज द कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इमेज। इस इमेज को हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली इस इमेज में बताया क्या जा रहा है। आई रियली होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, हाउ दैट हार्मोन इज गोइंग टू अफेक्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट्स अंडरस्टूड दिस। अब देखो, सब में पहले हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम, दैट इज द सेल विच आर गोइंग टू डू द मियोसिस। बाय द वे, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द स्पर्मेटिड्स, यस, स्पर्मेटिड्स जो फर्स्ट मियोसिस होने के बाद बनते हैं, जो 2 स्पर्मेटिड बनते हैं और फिर उसमें सेकंड मियोसिस होता है, तो स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या रहेगी, एन, हैप्लॉइड। वाई इट इज हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 के रिजल्ट से वो मिल रहे हैं। मियोसिस का पहला जो स्टेज होता है दैट इज मियोसिस 1, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ से रिड्यूस हो जाते हैं। और हमें पता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है, स्पर्मेटोगोनियम जो है, उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम या प्लॉइडी 2n है। तो जब उनसे मियोसिस के थ्रू स्पर्मेटिड्स बनने हैं तो वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। एंड जब ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जब जाते हैं इन द मियोसिस 2 तो वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट, दैट इज द हैप्लॉइड स्पर्म्स ही बनाएंगे, क्योंकि मियोसिस 2 रिसेंबल्स टू द माइटोसिस, जिसमें रिडक्शन नहीं होता, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी पास्ड। अंडरस्टूड, इसे ही ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। तो नाउ दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स है जो नरिशमेंट देने का काम करती है। ये ऑलरेडी हम टेस्टिस के LS में सीख चुके हैं। उसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये मियोसिस होने के बाद बने हुए स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटोजुआ। अब देखो, जैसे ही स्पर्मेटोजुआ मैच्योर हो जाता है, मतलब वो कंप्लीट बन जाता है इनटू द स्पर्म, वो इम्बेडेड करता है अपना हेड इनटू द सर्टोली सेल और फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है, स्पर्मिएशन अकर होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पर्म, कि स्पर्म एग्जैक्टली दिखता कैसे है। अब ये ध्यान में रखना कि स्पर्म की जो पूरी बॉडी है ना, यही उसकी पूरी सेल है, मतलब ये न्यूक्लियस यहाँ हेड में प्रेजेंट है, और ये बचा हुआ जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म से बनता है। किससे बनता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से बनता है। एंड दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में समझ के लेते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्पर्म को डिवाइड किया गया है 4 सेगमेंट में। एक होता है, ये एक्चुअली 3 सेगमेंट हम कह सकते हैं। दिस इज द हेड, दिस वन इज द नेक, सेकेंड सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट इज द मिडल पीस,
एंड 4th सेगमेंट इज द टेल, जो मैंने आपको पहले बोला कि 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। कुछ कुछ जगह पे आपको टेल नेक रीजन जो है वो ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताई जाएंगी सेगमेंट में, मतलब बोला जाएगा कि हेड, मिड पीस एंड टेल, ये 3 कंपोनेंट बताए जाएंगे, बट हेड और मिड पीस को ज्वाइन करने वाले रीजन को नेक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, as I told you, this is the cell membrane और plasma membrane of the gamete, that is the sperm। उसके बाद में इनके हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल है। कैसा रहेगा वो? हैप्लॉइड। न्यूक्लियस कैसा रहेगा? हैप्लॉइड, सिंगल एन। ये ऐसा क्यों रहता है ये हम समझ के लेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद में ये हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एक्रोजोम। क्या कहा जाता है उसे? एक्रोजोम। और एक्रोजोम बनता है गोल्जी बॉडी से। किससे बनेगा एक्रोजोम? गोल्जी बॉडी से बनता है। एक्रोजोम का जो सिक्रीशन होता है वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग के आउटर मोस्ट लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब स्पर्म को अपना हेड इम्बिट करना है इनसाइड द एग, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्पर्म की एग की, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, उसको पेनिट्रेट करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम एक्रोजोम में प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम कहाँ प्रेजेंट है? हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसमें क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है, कैटालिटिक एंजाइम प्रेजेंट है जो पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है। एक्रोजोम बनता किससे है? गोल्जी बॉडी से बनता है। उसके बाद में हेड तो हमें पता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा है? ये जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए, उसे कैरी कर रहा है, क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है और वही फ्यूजन के वक्त काम आने वाला है। फिर ये नेक रीजन जो सपोर्ट करता है। उसके बाद में आता है मिड पीस। मिड पीस जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द स्विमिंग और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द गैमेट। ठीक है, वो स्पर्म को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मिड पीस के बाद आता है टेल रीजन ना। अब ये जो टेल है ना, ये लॉन्ग टेल होती है, एक अराउंड मतलब इनकी एक अप्रोप्रिएट लेंथ अगर हमें बोले तो ये बहुत स्मॉल होते हैं, नैनोमीटर में इनकी लेंथ होती है। नाउ पहले ऐसे माना जाता था कि स्पर्म जो है वो स्विम करते हैं, टेल को इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ऐसे माना जाता था, इसलिए आपको कुछ बुक्स में उनकी मूवमेंट वैसे ही मिलेगी। बट रिसेंट स्टडी शो करता है कि जो टेल होती है वो राउंड ऐसे स्टर करती है और जिसके चलते वो स्पीड दे देती है किसे? हेड एंड बॉडी को, ताकि वो आगे मूव हो सके। अंडरस्टूड ना? जो एक हेल्दी पर्सन है उसका जो स्पर्म होता है, हेल्दी स्पर्म जो होता है वो प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके एबिलिटी रख सकता है टू फर्टिलाइज द एग। जनरली इन अ सिंगल कॉइटस, कॉइटस का मतलब हो सकता है कॉप्यूलेशन, सो इन अ सिंगल कॉइटस 200 मिलियन टू द 300 मिलियन इतने स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं। और इसमें से 60% स्पर्म्स ये कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। एंड 40% स्पर्म की एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ के लिए? स्विमिंग, या उनकी एबिलिटी होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की। इतने नंबर ऑफ स्पर्म्स क्यों रिलीज किए जाते हैं टू फर्टिलाइज ओनली सिंगल एग? ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग जब वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रैवल करता है तो बीच में बहुत सारे बैरियर होते हैं जिसमें बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो सैक्रिफाइस हो जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं। इन 1 ml of semen, इन 1 ml of semen ऑलमोस्ट 100 मिलियन स्पर्म्स इतने प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन एन एवरेज 3 ml ऑफ सीमेन जो है वो रिलीज होता है, इसलिए कहा जाता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे ना। अब एक बात ये समझ कर लो कि व्हाट इज द सीमेन। कब से हम सीमेन बोल रहे हैं, तो सीमेन का मतलब क्या होता है? सीमेन इज द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स एंड स्पर्म। अब हमें पता है देयर आर 3 डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से है वो? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमेन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रूट? स्पर्म्स का रूट कैसे होता है? अगर आपको आपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल ध्यान से देखा होगा जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखा है, तो मैंने उसमें बताया था कि स्पर्म के ट्रैवलिंग का रूट होता है टेस्टिस,
ritty testes, vas efferents, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, and then urinogenital duct, then urethra, and then from the out to the body, right? ये सीक्वेंस याद रखिए, इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को स्पर्म, सीमेन, उसका स्ट्रक्चर, कॉइटस के दौरान रिलीज होने वाले नंबर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा. इस वीडियो को ध्यान से समझ कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पे काफ़ी आते हैं. ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें एग्जामिनर का काफ़ी इंटरेस्ट होता है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ कर लीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. जेन्युइन सवाल के आंसर्स देने की पूरी कोशिश की जाएगी. ओके, सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम सीखने वाले हैं अबाउट द oogenesis, मतलब मेल में कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है वो तो हमने देख लिया. फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड स्टडी स्मार्टली. बने रहिए विद DCB बायोलॉजी. बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम.